हाय, माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एनसीस लीगल स्टडी सेंटर। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज़ रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। रिपग्नेंट का मतलब है ऑपोजिट। सो अकॉर्डिंग टू द बियर एक्ट, where on a transfer of property an interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. So यहाँ तक इस सेक्शन में दो चीज़ें बताया गया है। नंबर वन, उस प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफ़र हुआ देन ट्रांसफरी का उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नॉट द पार्शियल इंटरेस्ट, बट ही शुड गेट द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओवर दैट प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के ऊपर उस प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, in this case he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. So according to section 11 of the Transfer of Property Act, it contains conditions which are inconsistent with the nature of the interest transferred are repugnant conditions. These conditions come with the transfer when the transfer confers to the transferee absolute interests in the property. Any condition with the transfer of absolute interests in the property will be void. Transfer of absolute interest means transfer of ownership. Ownership brings all the incidents of ownership to the transferee. So, when a property is transferred absolutely, it must be transferred along with all its legal incidents. मंजूषा देवी वर्सेस सुनील चंद्रा, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1972 एक केस लॉ है। The parties entered into a sale for a piece of land. In the sale deed, it was mentioned that the buyer could only use the land for setting up a factory for jute textile manufacturing. It was held that this condition was invalid as the absolute interests in the land had been transferred to the buyer and he could use it as he pleased. So इसका मतलब है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बाद जो बायर है दैट इज़ ट्रांसफरी, ही कुड यूज इट एज ही प्लीज, उसका जैसे मर्जी वैसे उसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पर और एक केस लॉ है, उमाराव सिंह वर्सेस बालदेव सिंह, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1933 का ये केस है। यहाँ पर बोला गया था कि एक पर्सन, उसने क्या किया, उनके दो बेटों के नाम पे एक प्रॉपर्टी जॉइंटली एक विल बनाया और कंडीशन दे दिया कि द प्रॉपर्टी विल नॉट बी पार्टीशन टिल बोथ ऑफ देम अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि राइट टू इफेक्ट पार्टीशन यानी पार्टीशन करना इज़ एन इंसिडेंट ऑफ जॉइंट ओनरशिप। एनी रेस्ट्रिक्शन टू दिस राइट विल बी ए रिस्ट्रेंट ऑन द राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर वॉइड। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल, जब किसी ट्रांसफरर ने एक प्लॉट ऑफ लैंड या एक फार्म को किसी ट्रांसफरी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया कि द ट्रांसफरी सेल नॉट कट डाउन द ट्रीज, पेड़ को नहीं काटेगा, एंड द डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड हियर इनवैलिड, क्योंकि ट्रांसफरी का उस प्लॉट ऑफ लैंड या उस फार्म पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। सो इफ ही विल्स ही कैन कट डाउन द ट्रीज। नाउ कमिंग टू एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 11. Section 11 contains only one exception, where a direction is made restraining the mode of enjoyment only for the beneficial enjoyment of only one piece of property of transferor for beneficial enjoyment of some other property. Such a direction shall be a valid direction. So ये exception तभी applicable होता है जब ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर का प्रॉपर्टी का एक पार्ट होना चाहिए और ट्रांसफरर ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करने के समय जो भी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस देगा उसका पर्पस यही होगा कि फॉर सिक्योरिंग बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ द ट्रांसफरर ओन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक घर है जिसका 2 रूम है। पहले वाले रूम में मैं रहता हूँ और दूसरे वाले रूम को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया किसी के नाम पे। जब मैंने ट्रांसफ़र किया मैंने उसको एक कंडीशन दिया कि देखो भाई, ये जो हमारा 2 रूम है इसके बीच एक दीवार है, ये दीवार हमारा कॉमन वॉल है,
सो आप इस दीवार पे कुछ ना करना, क्योंकि अगर यूज़ करेंगे इस वॉल को तो इसमें मेरा भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर मैंने उसको दूसरे रूम का एब्सोल्यूट ओनर बना दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफरी उसको बना दिया मैंने, फिर भी ही इज़ लायबल टू follow the restrictions which I have given, and here section 11 will not be applicable. Two conditions are necessary for this exception to be applicable. Firstly, the direction must be given to the transferor. Secondly, such a direction must be made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property belonging to the transferor. Now, this exception is based on the principle laid down in the case of टल्क वर्सेस मॉक्सहे। सो ये एक्सेप्शन इस टल्क वर्सेस मॉक्सहे केस लॉ से ही आया था। नाउ फॉर नॉलेज, कंडीशंस दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन। पॉजिटिव कंडीशन क्या है? सो पॉजिटिव कंडीशन क्या है? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी को अगर कुछ काम करने के लिए बोलता है, वो होता है पॉजिटिव कंडीशन। फॉर एग्जांपल, A transfers land to B on the condition that he shall maintain and keep filling up the well on that plot of land. This condition is positive. अब नेगेटिव कंडीशन क्या है? कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद ट्रांसफरर जब ट्रांसफरी को कोई काम करने से मना करता है, दैट इज़ नेगेटिव कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, A transfers land to B on the condition that he shall leave open a 4 feet wide space on the land and would not build anything on it. So this is negative condition. Coming to the differences between section 10 and section 11. Section 10 में ये बोला गया है कि जब ट्रांसफरी उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है या एलियनेट करना चाहता है, उस एलियनेशन के ऊपर जब ट्रांसफरी के ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा देता है, दैट कंडीशन इज़ वॉइड। और सेक्शन 11 में ये बोला गया है, सेक्शन 11 में ये बोला गया है कि किसी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफरी को देने के बाद जब उस प्रॉपर्टी की एन्जॉयमेंट में ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को कुछ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगा देता है, देन सच कंडीशन विल बी डीम्ड टू बी वॉइड। Thus, the difference in the sections are that in section 10 the condition is deemed void due to absolute restrainment, and in section 11 the condition is deemed void due to the transfer being of absolute nature. So that's all for section 11. I hope you all like it. If so, make sure to support me by subscribing, and see you in the next video. Till then, peace.